हेलो फ्रेंड्स, भारत के भूगोल पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के भूगोल का तीसरा टॉपिक मानसून तंत्र एवं जलवायु, जिसके अंतर्गत हम मानसून सिद्धांत, भारत में वर्षा, स्थानीय तूफान, जेट प्रवाह, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, एल नीनो प्रभाव और भारत में प्राकृतिक आपदाएं। जो मानसून तंत्र एवं जलवायु के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं और भारत के भूगोल के संदर्भ में इससे संबंधित आज तक 1992 से दिसंबर 2023 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे और उनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और रोज़ाना ऐसे ही पूरी बुक का देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बुक का रिव्यू देखने के लिए आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो वह अरबी भाषा के शब्द से मानसून शब्द बना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिससे तात्पर्य मौसम से है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जो भारत की जलवायु है वो उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मानसून है मौसमी हवाएं। मानसून मौसमी हवाएं सामयिक या मौसमी पवन, मौसम या समय के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन पाया जाता है उसे कालिक पवन कहा जाता है। पवनों के इस वर्ग में मानसून पवनें स्थल एवं सागर समीर तथा पर्वत एवं घाटी समीर शामिल हैं। कौन सी एकग्रही पवन नहीं है? तो वह है मानसून, जो एक ग्रही पवन नहीं है। जो पवन वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण वर्ष पर एक से दूसरे कटिबंध की ओर प्रवाहित रहती है उसे प्रचलित पवन या स्थायी पवन, निश्चित पवन, सनातनी पवन या ग्रही पवन कहा जाता है। यथा एनिजो जैसे कि डोलड्रम या शांत पवन की पेटी, व्यापारिक पवनें, पशुआ पवनें या ध्रुवीय पवनें, जिसे स्थायी पवनें कहते हैं। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो वह ऑप्शन है भारतीय मानसून एक ग्रही पवन है, जो गलत है। भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम तो पूर्णतः उलट जाता है, ये सही है। तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है, ये भी सही है। मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से, ये भी सही है, यानी ये पहला ऑप्शन गलत है। कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो मार्च तथा अप्रैल माह में चिली एवं अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है, जो भारतीय मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। तो इसकी व्याख्या डिटेल से देखें तो मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेद्री प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। दूसरा है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्ण कटिबंधीय विसरण की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है, जो प्राय विषुवत परत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इससे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धारा एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। और ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट धारा का प्रभाव होता है। तो मानसून को ये सारे टॉपिक जो पॉइंट दिए गए ये मानसून को प्रभावित करते हैं। कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वह कॉनराड कोटेश्वरम प्रभृति अंतरिक्ष विद्वानों की मान्यता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के विकास के पूर्व इस क्षेत्र में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का विस्तार एशिया एवं अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक रहता है। दूसरा है, सूर्य की विकिरण शक्ति के कारण तिब्बत के पठार पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, अतः पूर्वी जेट स्ट्रीम का जन्म होता है। कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून वास्तव में निम्न धरातल पर लौटने वाला वो प्रभाव है जो देशांतरी संचालन के कारण उत्पन्न होता है। रमन तथा रामानाथन ने भी उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट की उत्पत्ति व संरचना पर प्रकाश डाला है। फलोन ने भी उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के विषय में अध्ययन किया है। किसने भारतीय मानसून पर तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो वह है पी कोटेश्वरम ने।
पी कोटेश्वर ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है वह मानसून की उत्पत्ति। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी तो वह ई हैली ने। 1656 में इंग्लैंड के विख्यात विद्वान एडमंड हैली ने बताया कि मानसून पवनों से उत्क्रमण जलीय तथा स्थलीय प्रदेशों के तापांतर में अंतर होने के कारण होता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल एवं अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है में 1 जून के लगभग होता है। शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच मानसूनी पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है। भारत की अधिकांश वर्षा है कैसी है? चक्रवाती पर्वतीय श्रेणी नहीं, भारत की अधिकांश वर्षा मानसूनी वर्षा है। इसमें कोई नहीं आंसर आएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं तो वह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है तो वह है अगरतला। जिसमें दिए गए उसमें अगरतला सबसे पहले। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं समुद्र से स्थल की ओर। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं तो वह है तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू होता है जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITC इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत के चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विस्तृत श्रेणी में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट के सहारे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में 65 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसकी सक्रियता अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच होती है। ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशेषता है वह तमिलनाडु। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून किन महीनों के बीच आता है तो अक्टूबर से दिसंबर। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है वह है उत्तर पूर्वी मानसून। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं तो वह है दूसरा ऑप्शन 1, 3 और 4। तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक। उत्तरी पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा कहाँ पर होती है तो वह कोरोमंडल तट के सहारे। कोरोमंडल तट पर वृष्टि पड़ने के कारण जून जुलाई में मानसून ऊपर से गुजर जाता है और अक्टूबर से दिसंबर में जब निम्न वायुदाब बनने से लौटते मानसून द्वारा बंगाल की खाड़ी से पुनः जल उठा लिया जाता है और क्योंकि अब अरब सागर की बजाय बंगाल सागर से बादल लौट रहे हैं तो कोरोमंडल तट पर बारिश कर जाते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है तो वह है कोरोमंडल और रायलसीमा भाग। कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है तो वह मध्य भारत अधिकांश लौटते मानसून वर्षा प्राप्त करता है नहीं। दक्षिणी पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा प्रकृति मौसमी है। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं सही है। जब पूर्वी जलधारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है। लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी वायु स्रोत जो अक्टूबर माह के बाद हिमालय पर्वतमाला के ओर से दक्षिण पश्चिम मानसून की ओर बहती है। ये शीतकालीन वर्षा के मानसून है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहने के कारण जलीय वाष्पीकरण द्वारा मेघमंडल भारतीय पूर्वी तट के राज्यों में वृष्टि बादल की प्राकृतिक वातावरण सृष्टि करते हैं। विशेषतः तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो शीतकालीन मानसून के प्रभाव से अधिक बारिश प्राप्त करता है। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। भारत में काल बैसाखी वर्षा की वर्ष सर्वाधिक घटित होने की अवधि है वह मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक। भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान जैसे कि आम्र वर्षा। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बोरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है अतः आम की फसल अच्छी होती है। फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी जिसे बारदोली सीढ़ा या नार्वेस्टर भी कहते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख मार्च अप्रैल में चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें लेकिन ये पवनें साई, पटसन व चावल की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। असम में इन तूफानों को बारदोली सीढ़ा कहा जाता है। यहाँ से हर बार एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लू ग्रीष्म मौसम में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कई संवहनी धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिणामत वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं।
लघु क्षेत्रफल इन्हें बबूलिया या बमूलिया कहते हैं। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी से संबंधित है पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर कहलाते हैं काल बैसाखी। मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? नार्वेस्टर से। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्यतः इसे प्राय आम वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा भारत के किस क्षेत्र राज्य से संबंधित है? तो दक्षिण भारत। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदान में बहने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को कहते हैं लू। फूलों वाली बौछार संबंधित है केरल से। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को कहा जाता है शेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में आर्द्र सागरीय पवन तथा गर्म पवनों के मिलने से शेरी ब्लॉसम तूफानों की उत्पत्ति होती है, जो कॉफी रोपण के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। यहाँ से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। देवप्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी पवनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो है चौथा, इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी गलत नहीं होती है। अगला है प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुदाब निम्न होता है। इसका कारण है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती हैं। जिससे देखिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करो, यानी ए और दोनों सही आ रहेगा इस विग्रह में। तो इसका सही आंसर है तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा मौजूद रहती है, उसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? तो वह कन्याकुमारी। यानी दिसंबर में सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त कौन करता है? कन्याकुमारी। उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर माह में अधिकतम सूर्य प्रकाश भारत के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी पर होता है। जिसे देखिए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? तो वह पर्वतीय वर्षा। उष्ण आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय भागों से अवरुद्ध होती है तो उनके ढाल के सारे ऊपर उठने लगती हैं, जिस कारण शुष्क एंटीबायोटिक दर से प्रति 1000 फीट पर वायु का 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम होने लगता है, जिस कारण वायु ठंडी होती जाती है और उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है। अधिक ऊपर जाने से वायु संतृप्त हो जाती है और अंततः उस सीमा को पहुंच जाती है जहां पर स्थित वायु का तापक्रम इसके बराबर हो जाता है और हवा आर्द्र एंटीबायोटिक ताप पतन दर से ठंडी होकर बढ़ती ऊंचाई पर भी वर्षा करती जाती है। पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है उसे पवनमुखी ढाल, वृष्टि ढाल कहते हैं तथा वर्षा इसी ढाल पर होती है।